आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में स्टेलेरियम। स्टेलेरियम एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में आपको बताएंगे। स्टेलेरियम एक फ्री ओपन सोर्स प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर है जो हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आकाश का 3D व्यू दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी आंखों से बाइनोकुलर्स से या टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। ठीक है, स्टेलेरियम जो है एक ओपन सोर्स यानी फ्री अवेलेबल है, इंटरनेट पर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें जो हमारा आसमान है, आकाश है, उसका 3D व्यू दिखा देता है। जैसे कि हमें बाइनोकुलर्स यानी जैसे दूरबीन होती है, उससे हम देखें तो बहुत सारे तारे और वो या टेलीस्कोप से हमें दिखाई दे जाते हैं। इस तरीके से ये हमें दिखा देता है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टेलेरियम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो हमें अपने कंप्यूटर को एक वर्चुअल प्लानिटेरियम के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। ये क्या है? वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, मतलब उसका आभासी से मतलब है जिसका हमें आभास हो, एक्चुअल में है नहीं। तो ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को एक वर्चुअल म्यूजियम में तब्दील कर देता है, प्लेनेटोरियम जो होते हैं। तो यह सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, सितारों की पोजीशन की कैलकुलेशन करता है और यह दर्शाता है कि आकाश उनके स्थान और समय के आधार पर ऑब्जर्वर यानी हमको कैसा दिखेगा। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नक्षत्र भी ड्रॉ कर सकता है और मीटियोर शोर्स यानी उल्का की बौछार और सौर या चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का अनुकरण भी कर सकता है। ये क्या करता है कि जैसे हम सूर्य और चंद्रमा, सितारे, उनकी पोजीशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनके स्थान कैसे कैसे चेंज होता है। जैसे सूर्य जो है के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो किस समय पर किसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है, ग्रहों की, उपग्रहों की, ये सब चीज़ें हमें इसमें वर्चुअल रूप में हम देख सकते हैं, यानी आभासी रूप में देख सकते हैं। ये उल्का की जो बौछार है वो भी हम देख सकते हैं। स्टेलेरियम को हम इस वेबसाइट से www.stellarium.org से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और स्टेलेरियम इंस्टॉल करने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आकाशीय पिंडों और खगोलीय घटनाओं की पहचान करना यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आकाश में बड़े बड़े पिंड हैं, उनको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। हमारा ब्रह्मांड खाली स्थान का विशाल विस्तार है, अंधेरा है, ठंड है और खगोलीय पिंड है जो बेहद विचित्र हैं। इनमें अधिकांश तारे हैं। स्टेलेरियम में हम अपने सौर मंडल को देखते हैं जिसमें रंगीन नेबुला जो गैसों के गोलों से बना है, यह तारा समूह और बहुत सारी विशाल आकाशगंगा जो कि एकत्रित तारों, धूल और गैसों से बना समूह है। अब देखते हैं हम तारे क्या होते हैं। तारे बहुत गर्म गैस का एक विशालकाय गेंद है। तारे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी द्वारा एक साथ आयोजित किए जाते हैं। वे गर्मी और प्रकाश देते हैं। जो तारे होते हैं वो गैस का एक विशालकाय गेंद जैसे होते हैं और ये ग्रेविटी द्वारा एक साथ आयोजित किए जाते हैं। ये तारे जो होते हैं वो बहुत गर्म देते हैं और बहुत उनमें रोशनी होती है क्योंकि उनके अंदर आणविक परमाणु प्रतिक्रियाएं यानी न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती हैं। उन प्रतिक्रियाओं को न्यूक्लियर फ्यूजन होता है नाभिकीय संलयन, यानी दो जो नाभिक हैं वो आपस में जुड़ के एक दूसरा नाभिक बनाते हैं, तो इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जो टूटना होता है वो होता है न्यूक्लियर फिशन, और जो न्यूक्लियर आपस में वो जुड़ते हैं उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हाइड्रोजन के जो दो एटम होते हैं ना वो आपस में जुड़ के हीलियम के एटम में बदल जाते हैं, जिससे बहुत सारी ऊर्जा और रोशनी यानी लाइट और एनर्जी बहुत सारी इमिट होती है, निकलती है। इसलिए ये तारे बहुत गर्म और चमकीले होते हैं। रात के समय
पृथ्वी से कई तारे दिखाई देते हैं जो पृथ्वी से उनकी विशाल दूरी के कारण आकाश में निश्चित चमकदार बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। सूर्य क्या है? आकाश में सबसे प्रमुख, जो हमारा सौरमंडल है उसमें आकाश में सबसे प्रमुख सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य है, ये भी एक तारा है, यानी ये एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे पास है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है और इसे हम सूर्य कहते रहते हैं, लेकिन सूर्य कहते हैं। ये हमारे ग्रह हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा सूर्य है, उसके सबसे पहली जो कक्षा है उसमें बुध, फिर शुक्र यानी बुध यानी मरकरी, फिर वीनस शुक्र, पृथ्वी है तीसरे नंबर पे यानी अर्थ, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यम, प्लूटो, राहु एंड केतु। तो ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं ना एक निश्चित मार्ग पर, उसी अपनी जो कक्षा बोलते हैं उसे, उस कक्षा में वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और हमारे जो सौरमंडल है उसमें 9 ग्रह हैं, ये देखिए। तारे और ग्रह सुनने में एक से प्रतीत होते हैं, मगर इनमें बहुत अंतर है जो इस प्रकार है। तारे आकाश में चमकते हैं, ग्रह आकाश में नहीं चमकते नहीं हैं, उनका अपना प्रकाश है। तारों के बारे में बताया जैसे आपको ऊपर अभी, कि तारों के अंदर नाभिकीय जो सनलाइन रिएक्शन होती रहती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उनकी अपनी एनर्जी है, अपना लाइट है उनका, तारों के पास जो है। लेकिन जो ग्रह होते हैं, जैसे हमारा ग्रह है पृथ्वी यानी अर्थ, उसके पास अपनी रोशनी नहीं होती। हमें जो हमारे ग्रह पे यानी पृथ्वी पे जो रोशनी मिलती है वो हमें सूर्य से मिलती है। सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें आती हैं और यहाँ पे रोशनी हो जाती है, और जिस तरफ सूर्य की किरणें नहीं रहते उस टाइम पे वहाँ पर धरती पे रात होती है। वे अपने स्थान, देखिए तारे में फिर क्या है, वे अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। जो तारे हैं वो एक स्थान पे निश्चित रहते हैं, और और ग्रह क्या होते हैं, वो तो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं ना। और तारे क्या, तारों का साइज बहुत बड़ा है, तारे बहुत बड़े होते हैं, और तारों की तुलना में जो ग्रह हैं वो बहुत छोटे होते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। ये क्या होता है, जो देखिए सूर्य के चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं ग्रह, और ग्रह यानी प्लैनेट्स, और जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं हम उपग्रह। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा एक पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। और एक कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं, जैसे कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इसरो एक संस्था है, नासा है, ये कम्युनिकेशन के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए पृथ्वी की कक्षा में बहुत सारे उपग्रह भेज देते हैं, जो कि कोई मशीन से बनाए जाते हैं, और वो उन्हें कक्षा में छोड़ दिया जाता है और वो घूमते रहते हैं। तो उनको हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। और जो चंद्रमा यानी मून है वो प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में लगभग 28 दिन लग जाते हैं। चंद्रमा जो है उसको धरती का पूरा एक चक्कर लगाने में 28 दिन लगते हैं। चंद्रमा धरती के आकार का केवल 27% हिस्सा ही है, यानी 27%। चंद्रमा पर न तो पानी है और न ही हवा है। चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता, इसे भी सूर्य से प्रकाश मिलता है। यानी जो ग्रह और उपग्रह होते हैं इनका कोई प्रकाश नहीं होता अपना, और दोनों को ही सूर्य से प्रकाश मिलता है। जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा इसे धरती की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे चंद्रमा का उतना ही भाग जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं धरती से दिखाई देता है, दूसरा भाग कभी नहीं दिखाई देता। ये देखिए इस चित्र में आप देखेंगे, ये धरती है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश इन दोनों पे पड़ता है, और जो चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने है, जितने भाग पे प्रकाश पड़ रहा है, हमें वही धरती से चंद्रमा उतना ही साइज दिखाई देगा, बाकी जहाँ पर अंधेरा है वो नहीं दिखाई देता। इसके बाद हम आते हैं ज्वार भाटा क्या होते हैं। ज्वार
पृथ्वी पर होने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होते हैं। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील स्थितियों को चंद्रमा की कला यानी फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है, चंद्रमा का अंधकार में भाग ही पृथ्वी के सामने पड़ता है, जिसके कारण रात में चंद्रमा अदृश्य रहता है। चंद्रमा की इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। देखिए, जो ज्वार भाटा आपने सुना होगा, टाइड्स, वो क्या होते हैं, समुद्र में जो पानी है वो बड़ा तेज बाहर को आता है, ऊपर को भी होने को होता है। तो वो जो प्रक्रिया होती है उसे हम ज्वार भाटा बोलते हैं। पानी ऊपर की तरफ, आगे की तरफ आता है, फिर पीछे हट जाता है नीचे की तरफ। वो क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो होता है। और जब अमावस्या होती है, अमावस्या वाले दिन चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है। तो चंद्रमा का अंधकार यानी कि जो रिफ्लेक्शन होके लाइट धरती पे आती है चंद्रमा की सतह से, और जो पार्ट हमें विजिबल होना चाहिए वो लाइट आ नहीं पाती। तो इसलिए हमें अमावस्या के दिन वो चंद्रमा नहीं दिखाई देता। अमावस्या के पश्चात 15 दिन को शुक्ल पक्ष या उजाला पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद जब पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसके बाद धीरे धीरे वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया, ये अमावस्या है यहाँ पर, उसके बाद धीरे धीरे ये चंद्रमा दिखाई देना शुरू हो गया और 15 दिन में यहाँ पूर्णिमा हमें पूरा दिखाई देने लगता है। इसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और पूर्णिमा के बाद फिर घटने लगता है चंद्रमा, तो इसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और घटते घटते फिर से ये पूरा गायब हो जाता है, यानी अमावस्या आ जाती है। तो और कृष्ण पक्ष की जो चौथी रात होती है उसको हम बोलते हैं गिब्बस मून, कुबड़ा चांद। और 11वीं रात को बोलते हैं हंसिया यानी क्रेसेंट मून, हंसिया चांद। यानी क्योंकि उसकी जो आकृति है वो ऐसी बन जाती है, तो उसको क्रेसेंट मून यानी हंसिया चांद बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ये क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे ग्रह होते हैं। यह आमतौर पर आंतरिक ग्रहों की तरह रॉकी चट्टानी बॉडीज होते हैं, लेकिन बहुत छोटे आकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है उसके बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, उन्हें वो छोटे ग्रह हैं और वो भी सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। और ये चट्टान होते हैं बेसिकली, लेकिन आकार में इन्हें ग्रह नहीं बोल सकते क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, तो इनको हम क्षुद्र ग्रह बोल देते हैं यानी एस्ट्रॉइड्स। फिर होता है धूमकेतु यानी कोमेट। तो सौर मंडल में एक छोटी सी बॉडी है जो सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। धूमकेतु रॉक, धूल और आइस से बने होते हैं। रॉक यानी चट्टान, धूल, आइस यानी बर्फ से बने होते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में अंतर। क्षुद्र ग्रह मुख्यतः धातुओं और चट्टानों से बने होते हैं, जबकि धूमकेतु जो होते हैं वो धूल, बर्फ और चट्टानों से बने होते हैं। ये दोनों हमारे सौरमंडल के इतिहास में लगभग 4.5 यानी 4.5 अरब साल पहले बने थे। क्षुद्र ग्रह सूर्य के करीब बने जिससे बर्फ पिघल गए। दूसरी ओर धूमकेतु सूर्य से काफ़ी दूर बने जिसके कारण उनकी बर्फ नहीं पिघल पाई। जब कोई धूमकेतु अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हुए सूर्य के नज़दीक आने लगता है तो उसमें स्थित बर्फ पिघलने लगती है और वाष्पीकृत होकर एक पुंज का निर्माण करती है, जिसे हम पुच्छल तारा भी बोल देते हैं। अब आते हैं तारामंडल यानी कॉन्स्टिलेशन। तारामंडल तारों का समूह है जो आकाश में एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। तारामंडल अर्थात नक्षत्र सितारों का एक समूह है जिसे आकाशीय क्षेत्र पर काल्पनिक रूपरेखा या सार्थक पैटर्न के रूप में माना जाता है। तारामंडल आमतौर पर जानवरों, पौराणिक लोगों या देवताओं, पौराणिक प्राणियों या निर्मित उपकरणों को प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए तारामंडल क्या होता है? तारों के समूह को बोलते हैं। जैसे कि एक आपने देखा हो सप्तऋषि तारा है जो उत्तर दिशा में निकलता है, वो 7 तारे होते हैं, एक चम्मच के आकार के लगते हैं, जबकि वो अलग अलग तारे हैं, लेकिन हम इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करके उनको एक साथ मिला के सोचते हैं कि ये एक चम्मच की तरह है और उनको हम सप्तऋषि तारा बोलते हैं। तो ऐसे ही जो समूह होते हैं छोटे छोटे तारों को, उनको हम कॉन्स्टिलेशन यानी तारामंडल बोल देते हैं। निहारिकाएं यानी नेबुला। एक नेबुला धूल
हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयोनाइज्ड गैसों से मिलकर बना हुआ बादल है। देखिए ये इस तरीके से का ये नेबुला होता है और ये बहुत विशाल आकार के होते हैं, यहाँ तक कि इनका डायमीटर लाखों प्रकाश वर्ष में होता है। ये प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है, दूरी नापने की। इन प्रकाश वर्ष बेसिकली इसमें हम लाइट की जो स्पीड है वो नापते हैं और जो आकाशीय दूरियां हैं वो नापते हैं। नेबुला ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं जो तारों या स्टार सिस्टम को जन्म देता है। ये नेबुला है। स्टार क्लस्टर्स, ब्रह्मांड के कई सितारों को स्टार क्लस्टर्स के रूप में समूहित किया जाता है। इन समूहों को एक सामान्य गुरुत्वाकर्षण बंधन द्वारा एक साथ रखा जाता है। यह आकार एवं सितारों की संख्या में भी भिन्न होते हैं। ये हमारे स्टार क्लस्टर्स हैं और ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बहुत सारे तारे वो एक साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह पे इकट्ठे से हुए रहते हैं। ठीक है, इससे स्टार का क्लस्टर बन जाता है एक। स्टार क्लस्टर और तारामंडल में अंतर क्या है? तारामंडल वे तारे और खगोलीय वस्तुएं जो पृथ्वी की सतह से देखने पर स्थायी रूप से आकाश में एक ही जगह इकट्ठे नजर आते हैं। मतलब वो जो तारामंडल है यानी कॉन्स्टलेशन वो एक ही जगह रहते हैं डेली। इसका मतलब यह नहीं कि वास्तव में एक दूसरे के पास है या इनका आपस में कोई महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण बंधन है। इसके विपरीत स्टार क्लस्टर के तारे वास्तव में एक गुच्छे में होते हैं और इनका आपस में गुरुत्वाकर्षण बंधन होता है। यानी जो स्टार क्लस्टर्स हैं वो उन पे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह हैं, जबकि जो तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशन में जो तारे हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं है, वो एक स्थायी जगह पर अपने होते ही हैं। इसके बाद आया गैलेक्सीज यानी आकाशगंगा। आकाशगंगा को गुरुत्वाकर्षण द्वारा एकत्रित सितारों, धूल और गैस के बड़े समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है। ये आकार में बहुत भिन्न होते हैं। अंतरिक्ष में अधिकांश वस्तुएं आकाशगंगा में ही निहित हैं। हमारा अपना तारा सूर्य आकाशगंगा का हिस्सा है। हमारी आकाशगंगा कुछ हद तक एक डिस्क की तरह दिखाई देती है जिसमें हम तारों की एक बड़ी एकाग्रता देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी आकाशगंगा है जिसको यानी गैलेक्सी, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। तो इसमें बहुत सारे बड़े तारे, धूल और गैस के बड़े बड़े समूह हैं और इसी में हमारा जो सौरमंडल है वो है और जो हमारा सूर्य है ये इसी आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है।